तो दर्शकों नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल की वीडियो जब मैंने बनाई थी उस वीडियो पे हालांकि किसी की मानसिकता को क्या ही कहें, मतलब इतनी ओछी मानसिकता शायद मैंने देखी नहीं थी कि ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में पले बढ़े हैं। गजब हाल है। कल जब मैंने वीडियो बनाया और कहा कि मोहित खान और तमाम लोगों ने उस बच्ची की ज़िंदगी कैसे बर्बाद की, तो 3-4 अब उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, तुम्हारे अंदर ताकत हो, तो बीजेपी वालों की साइड का भी वीडियो बना दो और जो बीएचयू केस हुआ था उसके बारे में वीडियो बनाओ। तुम एक साइड को बना रहे हो ऐसा वैसा। अब ऐसे इंसान को तो पहले तो मेरा एक तरह से कहें प्रणाम है कि भैया तुम्हारी बुद्धि बहुत आगे है, इतनी बुद्धिमत्ता तुम लाए कैसे। और शायद बहन बेटियों में भी तुम बीजेपी और कांग्रेस और सपा बसपा कर रहे हो, तो फिर क्या ही बात है। और थोड़ी सी अगर मेरे चैनल के बारे में जानते तो डंके की चोट पे और लाइव कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब पे जाएगा, उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। मुझसे पहले बृजभूषण से लेके किसी भी ऐसी घटना पे वीडियो कोई नहीं बनाया। जिस टाइम मैंने बृजभूषण पे वीडियो बनाया उसके 1 महीने बाद बड़े बड़े चैनल पे आया, और तब आया जब तमाम न्यूज़ चैनलों में हल्ला हो गया, तमाम न्यूज़ चैनलों में शोर हो गया। उसके बाद तब बृजभूषण के बारे में लोगों ने वीडियो बनाया और उससे 1 महीने पहले मैंने बना दिया था। मणिपुर के बारे में भी सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया। बीएचयू केस के बारे में जिसके बारे में आप लोग कह रहे हैं, उस केस के बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल पर सबसे पहले वीडियो डाला। उस टाइम किसी ने नहीं डाला था। और आज भी इस केस पे, चाहे वो दाऊद वाला केस हो भी जो कुछ दिन पहले हुआ, पहले मैंने डाला फिर किसी दूसरे चैनल ने डाला, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और इस केस के बारे में भी कल मैं डाल चुका हूँ। अभी 2-3 दिनों तक किसी भी बड़े चैनल पे नहीं आएगा, 2-3-4 दिन बाद आएगा जब तमाम लोग क्लियर कर देंगे। तो अपने आप को सेफ जोन में रखते हुए लोग वीडियो फिर डालते हैं। तो किसी पक्षपात के साथ मैं वीडियो नहीं डालता। ना ही मुझे बीजेपी से पैसा मिलता है, ना ही मुझे समाजवादी से पैसा मिलेगा, ना कांग्रेस से, ना आम आदमी पार्टी से। मुझे पैसा यूट्यूब से मिलता है। यूट्यूब हिंदुस्तान का है भी नहीं, यूट्यूब बाहर का है, तो पैसा मुझे बाहर से मिलता है। तो मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि इसका डाला तो उसका क्यों नहीं डाला, तो प्रेजेंट में जो है पहले हम उसको इंसाफ दिलवा दें, पास्ट में जो हुआ उसकी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। मतलब ये तो वही हाल हो गई कि किसी लड़की की इज्जत लूटी जा रही हो, तो हम उसकी इज्जत को वहाँ न बचा के पहले ये सोचे कि साल 2 साल पहले कहीं कोई घटना हुई थी तो हम उसको पहले एक बार डिफेंड कर लें। तो आपकी मानसिकता और किसी पार्टी की चाटुकारिता बहुत ही हीन चीज़ है। आप किसी पार्टी का चाटुकार मत बनिए, नहीं तो आने वाले टाइम में फिर आप अपनी ही घर की औरतों का सौदा कर बैठेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। खैर, अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये तमाम बातें मैंने किसी आवेश में बोली, मैं पूरे होश हवास में बोल रहा हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ बदसलूकी और किसी लड़की की इज्जत में भी आप पार्टी और धर्म और वोट देखते हैं तो फिर आप ख़त्म हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। खैर, आज की कहानी की बात करें तो ये कहानी भी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जहाँ पहले कुछ और लगा, कत्ल भी नहीं लगा कि शायद कत्ल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब पूरी कहानी निकल के सामने आई तब तमाम लोग हैरान थे कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। कहानी कानपुर देहात की है। कानपुर देहात में गांव पड़ता है मनकापुर गांव। कहानी इसी मनकापुर गांव की है। इसी गांव में एक सड़क गुजरी है, थोड़ी सी दूर पे एक हाईवे जैसा है। उसी हाईवे पे लगभग 25 जुलाई की बात है, यानी लगभग 1-1.5 हफ्ता पहले की बात है। 25 जुलाई को इसी गांव में एक डेड बॉडी मिलती है। सड़क किनारे लाश थी। लाश से थोड़ी सी दूर उसका बाइक गिरा हुआ था। अब तमाम लोगों ने जब ये चीज़ देखी तो सबसे पहले सबको यही लगा कि भाई किसी ने एक्सीडेंट कर दिया। पुलिस को फ़ोन गया, पुलिस भी आती है, बॉडी को चेक करती है, बाइक अलग टूटी पड़ी है, लाश अलग बिखरी पड़ी है। तमाम लोगों ने यही माना है कि आने वाली किसी गाड़ी ने इस बेचारे को ठोक दिया, और ठोकने के बाद इसकी यहाँ पे मौत हो गई। पुलिस वाले उस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लाश की जो तस्वीरें हैं आसपास के तमाम गांव में, तमाम इलाकों में, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस आदमी को कोई पहचानता हो, कोई जानता हो, तो कम से कम शिनाख्त हो जाए। फिर हम तमाम पंचनामा वगैरह करके बॉडी परिवार वालों के हवाले कर दें, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दें। इधर बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, इधर तस्वीरें जो है वो सर्कुलेट हुई। तस्वीरें सर्कुलेट होते होते जब गांव में पहुंची तो पता चला कि ये शख्स तो कहीं बाहर का है ही नहीं, ये तो इसी गांव का रहने वाला गुरबचन सिंह है। अब गांव का ही मामला, इधर पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस वाले भी चूंकि लोकल का मामला था तो थोड़ा दबाव में आए कि
बाहर का हो तो थोड़ा जल्दी रफा दफा करें, अब आसपास का है तो थोड़ा सा जांच पड़ताल कर ले। तो जब पुलिस वाले पोस्टमार्टम करवाते हैं और रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट तमाम थ्योरी को बदल देती है। क्योंकि शुरुआत में यही माना गया था कि एक्सीडेंट है, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि गर्दन की हड्डी टूटी है और साथ ही कुछ नाखून के निशान है। अब गर्दन की हड्डी एक्सीडेंट में इस तरह से तो टूटती नहीं। आमतौर पे अगर गर्दन की हड्डी टूट रही है तो मसल्स पे भी झटका लगता है, मसल्स उखड़ती हैं, स्किन के टिश्यूज टूट जाते हैं, उसके बाद ही गर्दन की हड्डी टूटती है। लेकिन अगर कोई गर्दन दबा के किसी की हत्या करे तो ऐसे हाल में बस दबाव पड़ता है, तब गर्दन की हड्डी नॉर्मली टूटती है। तो दोनों ही केस में टूटने और चोट लगने का जो सिनारियो होता है वो काफ़ी अलग होता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसकी गर्दन टूटी है, तब पुलिस वालों को लगा कि यार एक्सीडेंट में कैसे गर्दन टूट गई। इधर परिवार वालों ने भी कहना शुरू किया कि साहब एक बात बताइए, हमारे घर का लड़का अपने ही सड़क पे जाके इस तरह से हाईवे पे कैसे एक्सीडेंट करवा बैठेगा, कहीं बाहर जाए कहीं दूसरी जगह जाए तब तो समझ में आता है। और अगर कहीं जा रहा था उस हाईवे से, घर वालों को कम से कम एक जानकारी होती कि वो जाने वाला है, वो भी नहीं हुआ, तो फिर ऐसे कैसे। अब ये तमाम सवाल जब पुलिस वालों से परिवार वाले पूछते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि यार बात तो ठीक है। अब जांच पड़ताल शुरू हुई। सबसे पहले उस पूरी जगह को चेक किया गया, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ कोई सबूत, कोई सुराग या फिर किसी के आने जाने का कोई निशान मिल जाए। बदकिस्मती से कुछ मिला नहीं। पुलिस वाले परेशान, अब क्या करें। उन्होंने परिवार वालों से पूछा कि यार आपको अगर किसी पे डाउट हो तो आप बताओ, किसी पे कोई शक हो, कोई शंका हो तो वो बताओ। लेकिन किस्मत का खेल देखी कि परिवार वालों ने भी किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि हमें किसी पे कोई डाउट ही नहीं। बहरहाल बॉडी परिवार वालों के हवाले की गई। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल, पत्नी अलग रो रही, भाई अलग रो रहा, माँ बाप अलग रो रहे, गांव वाले अलग दुखों के पहाड़ में दबे पड़े। इधर जब गांव वालों को पता चला कि इस आदमी की हत्या हुई है, तब गांव वालों ने अलग बवाल काट दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और कहा कि जल्द से जल्द इंसाफ करवाइए। अब पुलिस वालों के हाथ पांव फूले। जब हाथ पांव फूले तो उन्होंने और बारीकी से छानबीन की। जब और छानबीन की तो भी कोई जानकारी नहीं। दिन गुजरते रहे, तफ्तीश होती रही, ना ही कोई सुराग मिला, ना ही किसी पे कोई डाउट हुआ। हैरान परेशान एक ब्लाइंड मर्डर। किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं, किसी के पास कोई मोटिव तक नहीं। तो आखिर ये कत्ल हुआ कैसे। अब इसी सवाल के पीछे पुलिस वाले परेशान थे, जांच पड़ताल करते रहे। इसी दौरान लगभग जब 2-3 दिन गुजर गए, इधर परिवार भी अपने क्रियाक्रम में बिजी था। जब ये चीज़ें हो गई तो गुरबचन के जो भाई थे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे कुछ तो लगता है। पुलिस वालों ने पूछा कि भाई क्या लगता है। तब गुरबचन ने कहा कि मुझे किसी पे डाउट है, और कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये मुझे डाउट भी है, लेकिन अगर अब डाउट गलत हुआ तो फिर मेरा पूरा परिवार टूट जाएगा। पुलिस वालों ने कहा कि किस पे है। इस पे उसके भाई ने कहा, मरने वाले के, कि मुझे अपनी भाभी पे ही डाउट है, ये कुछ जानती है और इसी ने कुछ करवाया है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हो तो सकता है कि इसने कुछ करवाया हो, लेकिन पता चले अभी हम जांच पड़ताल करें उसमें कुछ निकले ना तो फिर ये लगेगा कि पुलिस वाले परिवार वालों को ही परेशान कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स से लेके तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन कूद पड़ेंगे, दबाव डालेंगे। लिहाजा पुलिस वालों ने अब इस फैमिली के बारे में गुपचुप तरीके से पता करना शुरू किया कि इस परिवार का किसके साथ उठना बैठना है, किससे मेल जोल है, किससे बातचीत होती है, ये तमाम चीज़ें। इधर जब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले करते हैं तो फिर कुछ और जानकारियाँ मिलती हैं, और जानकारी के हिसाब से पता चला कि जो महिला है इसका आसपास के कुछ लोगों से बातचीत तो है। फिर जब ये पूछा गया किससे, तो फिर एक नाम निकल के सामने आया, ज्वाला सिंह। अब ज्वाला सिंह का जब नाम निकल के सामने आया तो पुलिस वालों ने जब और पड़ताल की तो एक और नाम निकल के सामने आया, गुलाब का। अब 2 नाम जब निकल के सामने आए तब पुलिस वालों ने इन दोनों को उठाया। उठाने के बाद जब पूछताछ करी तब जो पूरी कहानी निकल के सामने है वो कहानी इतनी हैरान करने वाली है, इतनी चौंकाने वाली है कि कायदे से क्या ही बोले इस कहानी पे। और यहीं से कहानी लगभग 2 साल पहले पहुंच जाती है। दरअसल गुरबचन की जो शादी हुई थी वो पूजा से हुई थी। गुरबचन शराब, नशा, इन तमाम चीज़ों का आदी था, तो आए दिन अपनी बीवी से लड़ता रहता, झगड़ता रहता। इसी दौरान पूजा की ज़िंदगी में जिससे शादी हुई थी, यानी गुरबचन की जो पत्नी थी, उसकी ज़िंदगी में एक शख्स आता है जिसका नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह से बातचीत हुई
बातचीत आगे बढ़ी, दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती भी जब आगे बढ़ी तो दोनों के बीच प्यार हो गया। प्यार भी जब परवान चढ़ गया तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे, आए दिन मिलने लगे। जब भी पूजा को मौका मिलता वो गुलाब से मिलने जाते, जब गुलाब को मौका मिलता वो पूजा से मिलने चली जाती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा महीनों तक। महीनों तक गुलाब और पूजा एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते रहे। लेकिन इसी दौरान पूजा की जो जिंदगी है उसमें एक और शख्स एंट्री लेता है और उसका नाम था ज्वाला सिंह। अब पहले से एक पति, उसके बाद एक और बॉयफ्रेंड जिसका नाम गुलाब, और एक तीसरा बॉयफ्रेंड जिसका नाम ज्वाला। अब 2 बॉयफ्रेंड एक पति, तीनों को पूजा को मैनेज करना था। तो कभी इससे झूठ, कभी उससे झूठ, कभी कुछ कभी कुछ। अब जब गुलाब जानता है कि उसके ज्वाला सिंह से बातचीत भी हो रही उसकी गर्लफ्रेंड की, तो कोई बहुत पाक पवित्र तो रिश्ता था नहीं कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार में थे, बस एक ज़रूरत थी, एक दूसरे से अपनी जिस्मानी भूख मिटाते थे। तो गुलाब ने तो कुछ नहीं बोला। ज्वाला भी कहता है कि भाई चलो ठीक है, मुझे क्या बहुत आपत्ति या फिर बहुत विरोध करना, जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन इस बारे में जब पति यानी गुरबचन को भनक लगा, तब पति ने विरोध किया और कहा कि ये चीज़ें बंद करो। पति ने अपनी पत्नी को मारा पीटा भी और कहा कि तुम पूरे समाज में नाक कटवा रही हो, तमाम लोग जान रहे हैं कि तुम्हारा किसी से अफेयर है। तो ये बड़ी बदनामी और बड़ी बेइज्जती की बात है। अब कायदे से भले ही नशे की हालत में पति ने यह सब बोला हो, लेकिन बात उसकी ठीक थी। लेकिन ये बात पूजा मानने को तैयार नहीं। पूजा सोचती है कि अब कैसे भी करके अपने पति से पीछा छुड़ा लिया जाए। तो पीछा कैसे? इस बारे में उसने प्लान बनाया और अपने दोनों आशिकों को कहा कि एक काम करो, मेरे पति को मार दो, और मेरे पति को अगर मार दोगे तो तुम लोगों से मिलने जुलने में भी मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई कुछ कह नहीं पाएगा, कोई ज़्यादा बंधन नहीं होगा, कोई बंदिश नहीं होगी। लेकिन कत्ल ऐसे करना कि किसी को कत्ल लगे ना। तो इन दोनों ने भी कहा कि ठीक है, प्लान बनाते हैं। अब प्लान बनाया, सबसे पहले कमजोरियों का पता किया कि भाई इसको फंसाया कैसे जाए। तो पता चला कि जो गुरबचन है वो शराब का आदी है। तो सबसे पहले इन दोनों ने एक तीसरे शख्स का सहारा लिया और उससे कहा कि काम करो, गुरबचन को बुलाओ। गुरबचन को वो शख्स बुलाता है। बुलाने के बाद उसको शराब पिलाई जाती है और जब वो शराब के नशे में झूमने लगता है तब गुलाब और ज्वाला वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद ये दोनों पहले उसको जब देखते हैं, वो जब जानता है कि इन दोनों का मेरी बीवी से अफेयर है, तो पहले ही गाली गलौज करने लगा। इसी बात पे ये दोनों भी उससे हाथापाई करने लगे। इरादा पहले ही था, गाली गलौज करके उन्होंने और जज्बात में इन दोनों को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद ये दोनों उसको पकड़ते हैं और एक गमछे यानी एक अंगोछे से उसका गला दबाते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक उसकी मौत न हो जाए। अब वो तड़प तड़प के अपना दम तोड़ता है। दम तोड़ने के बाद प्लान बना कि भाई कुछ ऐसा करें कि कत्ल ना लगे। तो लाश को हाईवे पे लेके जाते हैं और वहीं पे गुरबचन की बाइक को गिराते हैं, तोड़ते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि एक्सीडेंट ही हुआ हो। पुलिस वालों तक जब ये बात पहुंचती है, पुलिस वाले आते हैं। शुरुआत में जो सर्कमटेंशियल एविडेंस और सर्कमटेंशियल व्यूज़ था, यानी परिस्थितिजनक जो दृश्य था, उस हिसाब से भी सबको यही लगा कि भाई एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जो भाई था उसे लगा कि नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, इसमें ज़रूर किसी ने कोई साजिश रची होगी। लिहाजा भाई ने पुलिस वालों से कहा कि आप जांच पड़ताल कीजिए। भाभी का नाम लिया, तब ये केस सुलझा। अब पुलिस जब भाभी का नाम सुनती है यानी पूजा का, पूजा तक जाती है, पूजा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उसके ऊपर चार्जशीट बना रही है। न्यायालय में कल पेश किया जाएगा। कल तो संडे है तो भी एक दिन बंद ही रहेगी। मंडे को पेश किया जाएगा और मंडे को देखते हैं क्या होता है। तो आप सोच के देखिए कि पति से झगड़ा हुआ, पहले एक बॉयफ्रेंड बना, उसके बाद दूसरा बॉयफ्रेंड बना। पति ने इस चीज़ का विरोध किया, पत्नी ने मरवा दिया। तो ये आजकल की दुनिया है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कम से कम रेप जैसे जघन्य अपराधों में आप जाति, धर्म, मत, मजहब, वोट, पार्टी ये सब ना देखें। किसी की घर की बेटी की अगर इज्जत जाती है तो कम से कम आप मान के चलिए कि हम सब की इज्जत गई। तो इसमें अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं, पार्टी जोड़ते हैं, उसमें वोट जोड़ते हैं, आप ये कहते हैं कि इसका नहीं उसका पक्ष, तो फिर आप किसी न किसी पार्टी के चाटुकार जरूर हैं। और इतना भी मत चाटिए कि आपकी जीभ में छाले पड़ जाएं, क्योंकि फिर खाना भी ठीक से हजम नहीं होता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऐसी अपडेट के साथ मैं डेली आता रहता हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और मैं फिर बड़ी बेबाकी से कहता हूँ कि कोई भी घटना होगी पहला मैं ज़रूर बनाऊँगा
उसमें कोई पार्टी इंक्लूड हो, चाहे कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन। मैंने जब से ये चैनल शुरू किया तब से अभी तक कोई भी घटना होगी, और जब तक ये चैनल चलेगा, अब कब तक चलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक चलेगा तब तक मैं वीडियो किसी भी घटना पे बनाता रहूँगा जो मुझे समझ में आएगा कि बनाना चाहिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।